हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेमोरी मैनेजमेंट सी प्रोग्रामिंग पे बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनका स्टोरेज रियल में कैसे होता है। जिसके पहले जैसा मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी सी प्रोग्राम में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑलवेज वो प्राइमरी मेमोरी पे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है उनका। मतलब पहले अगर वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर भी है तो उसको कंपाइल और रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए उसको प्राइमरी मेमोरी रैम की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको मेमोरी मैनेजमेंट में बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर इंट, जैसे एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ प्रोग्राम पे, जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा .c। सी प्रोग्रामिंग पे जैसे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, देखिएगा आप। प्रिंट है हेलो वर्ल्ड। सपोज मैंने इतना ही प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर। ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट टाइप हो गया। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसके बाद इंट मेन फंक्शन है और इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है, मैंने इसको रिटर्न कर दिया यहाँ पर रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर हमने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में टाइप किया है तो ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है ये कहाँ पर मेमोरी पे इसको स्पेस मिलती है वो देखेंगे। तो आते हैं हम लोग मेमोरी पे कि मेमोरी में कैसे स्पेस ऑक्यूपाई होती है, देखते हैं। मेमोरी लेआउट ऑफ सी प्रोग्राम, देखिएगा इस फिगर को सबसे पहले कि सी प्रोग्राम का मेमोरी लेआउट क्या रहता है। सबसे पहले कि जो सी प्रोग्राम रहता है उसमें कौन कौन से सेक्शंस रहते हैं। ये जो मेमोरी का मेमोरी डिवाइडेड रहती है जो मेमोरी, और इसका डिवीजन होता है वो डिफरेंट, ये 5 कैटेगरी जो आपको दिख रही हैं, इस कैटेगरी में इनका डिवाइड किया गया मेमोरी को। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि हायर से लोअर साइड हम जाते हैं, हायर एड्रेस स्पेस से लोअर एड्रेस स्पेस तक, कि जो हमारा हाई एड्रेस स्पेस है यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो है, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने आपसे डिस्कस किया था, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के साथ वर्क कैसे करते हैं और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जनरली कहाँ पर कौन से फंक्शन के अंदर डिफाइन मेंशन किए गए हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो है वो मेन फंक्शन पे इंक्लूडेड रहते हैं। मेन फंक्शन के अंदर उसको हम लोग लिखते हैं, एज आर्गुमेंट्स पास करते हैं और उसको प्रोग्राम के आउटसाइड से हम लोग आर्गुमेंट्स पास करते हैं जिसके थ्रू एग्जीक्यूशन होता था। अगर उस टाइप में कोई भी वेरिएबल डिफाइन है तो वो कौन सी मेमोरी में उसको स्पेस मिलेगी, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये हायर एड्रेस स्पेस, सबसे हायर जो एड्रेस स्पेस है उस पे उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्टैक सेगमेंट, और ये जितनी मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है ये किस में हो रहा है, रैम। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है रैम, उस पे इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और रैम के अंदर ही सभी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, आप जैसा जानते हैं। तो जब भी प्राइमरी मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपका मेमोरी का मेमोरी डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट पार्ट बोल सकते हैं, उसमें डिवाइडेड रहती है और सभी मेमोरी के अपने पार्ट रहते हैं सभी सेगमेंट को। तो हम बोलते हैं कि स्टैक सेगमेंट एक हो गया मेमोरी, हीप सेगमेंट हो गया, ये हो गया अनइनिशियलाइज ग्लोबल सेगमेंट हो गया, इनिशियलाइज ग्लोबल सेगमेंट हो गया, और यहाँ पर टेक्स्ट। तो अभी टेक्स्ट सेगमेंट जो मैंने अभी प्रोग्राम ये डिफाइन किया है, ये प्रोग्राम लिखा है, तो इसको मेमोरी कहाँ पर मिल रही है, ये प्रोग्राम जो है
इसको मेमोरी जो मिल रही है वो टेक्स्ट सेगमेंट में मेमोरी इसको एलोकेटेड की जा रही है, ठीक है, रैम पे ही। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो हम लोग इंटीजर लिखते हैं, कभी हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, एग्जाम्पल इंट एक्स वाई। अगर मैंने लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, कभी भी लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, और याद रखने वाली बात है, अगर किसी फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं तो उनको मेमोरी कहाँ पर एलोकेट की जाती है? स्टैक सेगमेंट में उनको मेमोरी एलोकेट की जाती है, ठीक है ना। तो ये हर किसी का अपना अपना एलोकेशन है कि यहाँ पर स्टैक में हो गया। यदि मैं एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर लिखता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि इंट स्टैटिक इंट के, मैंने एक वेरिएबल लिख लिया, तो इसको मेमोरी स्टैक में अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टैटिक टाइप में है। और स्टैटिक मेमोरी अगर कभी स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है तो उसको मेमोरी या तो BSS अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल सेगमेंट या DS में होगी। तो ये कैसे चेक करेंगे कि कैसे किसमें उसको मेमोरी एलोकेट की गई है? तो अभी जो मैंने ये डिफाइन किया है, और ये पोर्शन अभी जो मैंने ये डिफाइन किया है, उसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी? क्योंकि मैंने इंट जो के है उसको जस्ट डिफाइन किया है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो और जो भी वेरिएबल अनइनिशियलाइज होगी उनको मेमोरी कहाँ पर, कौन से वाले पार्ट में मिलेगी? उसको BSS में, क्योंकि वो इनिशियलाइज नहीं है। यदि मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर इंट p में एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और इसको मैं साथ में इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो इसको मेमोरी का जो एलोकेशन होगा, इसकी मेमोरी चेंज हो जाएगी और वो मेमोरी कहाँ पर आएगी? इनिशियलाइज ग्लोबल सेगमेंट, जिसमें इसको हम डेटा मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, रीड राइट सभी में ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका मेमोरी एलोकेशन है वो किस में हो गया? डेटा सेगमेंट में, ठीक है ना। डेटा सेगमेंट इसको बोल सकते हैं, ये शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको DS। इस लोकेशन पे इसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी। तो ये इसका मेमोरी का एलोकेशन हो गया। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं एक और, यहाँ पर यदि हम कभी ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इंट x1 और यहाँ पर लिख देते हैं इंट x2 इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पर दो टाइप में अगेन दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, x1 एंड x2। अब देखते हैं इसको कि रैम के किस सेगमेंट में इसको मेमोरी का एलोकेशन होगा। तो ये वाला जो वेरिएबल है जस्ट डिफाइन है बट इनिशियलाइज नहीं है। तो अगर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है तो उसको मेमोरी कहाँ पर एलोकेट की जाएगी? BSS सेगमेंट में। और कोई भी वेरिएबल डिफाइन होने के साथ साथ इनिशियलाइज है तो उसको मेमोरी डेटा सेगमेंट में प्रोवाइड की जाएगी। एलोकेशन मेमोरी का ये होता है। तो ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कभी कभी इसको हम ध्यान नहीं देते कि ये ऐसा जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनको कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है, कहाँ पर मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो इससे इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि उसको कहाँ पर मेमोरी एलोकेट की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी एलोकेशन है। अब आप बात कर, यहाँ पर मैंने आपको टेक्स्ट सेगमेंट मेमोरी बता दिया है, इनिशियलाइज्ड ग्लोबल सेगमेंट जिसको डेटा सेगमेंट भी बोलते हैं, BSS बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मेमोरी हो गई हमारी। और यहाँ पर आपका हीप एक और सेगमेंट आता है, एक स्टैक आता है। तो मैंने कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आपको अभी बताया था। कमांड लाइन जो आर्गुमेंट्स आप फंक्शन में डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन में, उसके लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। और स्टैक जो आप लोकल वेरिएबल लेते हैं, चाहे तो वो मेन फंक्शन में हो, चाहे तो वो किसी भी फंक्शन के अंदर हो, लोकल वेरिएबल यदि वो है तो उसको मेमोरी स्टैक सेगमेंट में एलोकेट की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हीप सेगमेंट एक और आता है। तो हीप सेगमेंट का यूज कहाँ पर होता है? जब उसको मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। डायनेमिक एलोकेशन के लिए हम लोग क्या क्या
फंक्शन यूज करते हैं, मैलॉक होता है, कैलॉक, रीलॉक। अगर इन तीनों फंक्शन के द्वारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की जाती है, जैसे P1 हमने ले लिया एक पॉइंटर, तो यदि इसको इंट P1 है और इसको मैं मेमोरी एलोकेट करवाता हूं कि यहाँ पर P1 इक्वल टू, यहाँ पर इसको टाइप कास्ट कर देता हूं इंट एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ मैंने इसको बोल दिया 5। ठीक है ना, कि एक मैंने डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट किया पॉइंटर टाइप का, पॉइंटर टू इंटीजर P1, एंड इसको मुझे 5 स्पेस मेमोरी की ज़रूरत है। मतलब मैंने इसको बोला कि 5 ब्लॉक मेमोरी इसको चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो मेमोरी का एलोकेशन है वो कहाँ पर होगा, उसका जो एलोकेशन मेमोरी का है वो किस पे जाता है, हीप सेगमेंट में। मतलब डायनेमिक मेमोरी जब भी एलोकेट की जाएगी, हीप सेगमेंट, लोकल वेरिएबल हो गए स्टैक सेगमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के द्वारा जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अगर वेरिएबल स्टैटिक है या तो ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल जिसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, या स्टैटिक वेरिएबल है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल इनिशियलाइज है या नहीं। अगर वो इनिशियलाइज है तो डेटा सेगमेंट में स्टैटिक हो या ग्लोबल, अगर वो वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड है तो उसको मेमोरी जो मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, मेमोरी BSS अनइनिशियलाइज ग्लोबल सेगमेंट में इसको मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो ये हमें फर्क देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अभी जो हमने मेमोरी का एलोकेशन किया वो कहाँ पर मेमोरी ये वाली हमें P के इसके थ्रू जो मेमोरी एलोकेशन हो वो कहाँ पर होगा, हीप सेगमेंट में। ठीक है ना, ये इसका मेमोरी हीप सेगमेंट में इसका मेमोरी का एलोकेशन होगा, क्योंकि ये वेरिएबल तो है लोकल, बट इसको रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन किया जाता है मैलॉक के द्वारा। तो इस टाइप में जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको किस टाइप में, इंटीजर टाइप में 5 मेमोरी एलोकेट की जाएगी। ठीक है ना, और उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। यदि आपके इंटीजर में यदि आपके कंपाइलर में इंटीजर 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई होके मिलेगी। मतलब यहाँ पर इसको कैसे मेमोरी मिल सकती है, यदि हम बोलें तो यहाँ पर इसको इस टाइप में मेमोरी डिफाइन हो सकती है कि यहाँ पर ये हो गया, और इसको यदि हम ऐसा मान लें, पेन ले लेता हूँ मैं इसको डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर इस टाइप में इसको मेमोरी का एलोकेशन होता है। ठीक है, कितने ब्लॉक हो गए, ये वाला आपका हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये इंडेक्स हमारा ये वाला कौन सा इंडेक्स हो गया, ये वाला इंडेक्स हो गया। इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4। मतलब इसको अगर इंटीजर इफ इंट टेक यदि 4 बाइट तो 4 इंटू उसको टोटल नंबर ऑफ मेमोरी कितनी चाहिए, 5। तो मतलब इसको 20 बाइट की मेमोरी कहां पर इसको एलोकेट हो गई, हीप सेगमेंट में, हीप सेगमेंट में। ठीक है ना, ये किसके लिए हो गया हमारा, ये जो पॉइंटर का केस है इसके लिए हो गया। ठीक है ना, इस वाले पोर्शन के लिए हो गया मेमोरी का एलोकेशन। तो ये हमारा हीप सेगमेंट में मेमोरी का एलोकेशन हो गया। इसी टाइप में मैंने आपको क्या बताया कि स्टैक सेगमेंट में कौन सी मेमोरी जाती है, BSS में कौन सी कब एलोकेशन होता है, और DS में कब एलोकेशन होता है मेमोरी का। ये तो बात रही इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो इसको चेक कर सकते हैं, लाइनक्स में एक कमांड होती है साइज कमांड का यूज करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं। तो साइज जब कमांड रन करते हैं तो हमें 3 मेमोरी साइज कमांड पे दिखती हैं। एक होती है टेक्स्ट सेगमेंट, इसमें से सभी मेमोरी साइज में नहीं दिखती, ये वाली टेक्स्ट मेमोरी है, ये हमें साइज पे शो हो जाती है।
डीएस और बीएसएस मेमोरी हमें साइज कमांड के थ्रू शो कर सकते हैं, बट ये वाली मेमोरी हमें जो स्टैक और हीप है ये हम लोग साइज कमांड से नहीं शो कर पाते। ठीक है, तो चलिए आते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं एक बार। ठीक है, वन बाई वन करके मैं इसको कंपाइल करता हूँ और देखिएगा। ठीक है, हमारा एक दो वेरिएबल ये हो गए। तो इन सभी वेरिएबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वन बाई वन करके हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, चलिए क्लीन कर दिया मैंने इसको। अब देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को एक बार। WQ। ठीक है, प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया GCC। ओके, एक वार्निंग आ रही है। ठीक है, malloc int p, क्योंकि इसका डेटा टाइप हमने क्या लिया है, malloc साइज ऑफ p1 एस्ट्रिक इंटीजर मैंने टाइप कास्ट किया यहाँ पर। malloc हो गया हमारा, साइज ऑफ हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसमें। GCC कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया प्रोग्राम सक्सेसफुली। वार्निंग है, इसको हम लोग रन करते हैं। a.out, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम पे कौन से सेगमेंट में कितनी मेमोरी जा रही है। तो जैसा मैंने बताया कि सभी सेगमेंट साइज ऑपरेटर से नहीं दिखते, साइज कमांड से नहीं दिखते, बट टेक्स्ट सेगमेंट DAS और BSS हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम पे हेडर फाइल भी इंक्लूड किया, तो इसके साथ भी जो फंक्शंस रहते हैं वो भी इसी प्रोग्राम के साथ अपलोड होते हैं मेन मेमोरी पे। तो जो प्री बिल्ट कुछ डेटा टाइप होंगे या प्री बिल्ट कुछ टेक्स्ट सेगमेंट होंगे वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कंपाइल करके। कंपाइल हमने कर लिया। इस पे हम लोग देखते हैं साइज ए। तो यहाँ पर देखिएगा, साइज टेक्स्ट की हो गई 1288, डेटा सेगमेंट में इतनी मेमोरी गई, यहाँ पर BSS में इतनी गई। ठीक है ना, ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ये तीनों, ये ठीक है ना। टेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है, आपका हो गया। टेक्स्ट सेगमेंट में जो आपके जनरल मैसेजेस रहते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट्स रहते हैं या कोई स्टेटमेंट्स रहते हैं डिस्प्ले स्टेटमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, वो टेक्स्ट हो गया, डेटा सेगमेंट हो गया और BSS हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी इतनी हो गई। इन तीनों को प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया तो कितना उसको मेमोरी एलोकेट हो गई। इस प्रोग्राम में कितना मेमोरी इसको एलोकेशन हो गया, 1856 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो गई। तो इतने बाइट के तो आप देखेंगे कि वेरिएबल थे ही नहीं आपके प्रोग्राम पे, तो इतनी कैसे हो गई। तो जो आपके साथ हेडर फाइल इंक्लूडेड होती है ना, उनमें जो फंक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, उनका भी जो साइज रहता है वो भी तो आपके प्रोग्राम के साथ आएगा। तो वो सब मिला के आपके पास इतना हो गया। और इसी को हेक्साडेसिमल में, इसी को कन्वर्ट किया गया हेक्साडेसिमल में, तो वो 740। ठीक है ना, इसका साइज हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास मेमोरी हो गई। जैसे आप देख सकते हैं इनको, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। यहाँ पर देखिएगा, कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं कि हमारे पास हो गया 1288 प्लस 556 प्लस 12 इक्वल टू 1856। मतलब आपके पास मेमोरी कितनी आ गई, 1856। यदि आप इसी को हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू क्या है, 740, मतलब 740। ठीक है ना, तो ये साइज ऑपरेटर, साइज कमांड है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम का साइज पता कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि मैं इस प्रोग्राम से कुछ वेरिएबल डिलीट कर देता हूँ। चलिए वन बाई वन करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है,
ठीक है, ये प्रोग्राम पे मैंने इतना रहने दिया, ठीक है ना, 2 वेरिएबल है मेरे। फिर से मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, जीसीसी मैं इसको डिवाइड कर देता हूं स्क्रीन को, जीसीसी मेमोरी डॉट सी प्रोग्राम मेरा ये हो गया। चलिए VI प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं मैं, मेमोरी मैनेजमेंट राइट साइड वाली स्क्रीन पे मैं इसको कंपाइल करता हूं, जीसीसी मेमोरी डॉट सी। इस प्रोग्राम पे देखिएगा कंपाइल हो गया। साइज अब पता करते हैं, साइज a डॉट आउट का, तो ये देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया, BSS में 8 बाइट हो गया, यहाँ पर इतना हो गया। अब मैं लेफ्ट साइड में स्क्रीन जो है उसको फिर चेंज करता हूँ, इसको फिर से मैं इनिशलाइज कर देता हूँ, k की वैल्यू को मैंने 20 कर दिया, मतलब ये इनिशलाइज हो गया। इनिशलाइज हो गया मतलब इसका जो एलोकेशन है वो चेंज होना चाहिए, कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए इसको, मेमोरी को। चलिए देखते हैं एक बार फिर से ट्राई करके, ठीक है, 548 बाइट हो गया, ठीक है यहाँ पर। तो ये थोड़ा कंपाइलर टू कंपाइलर भी वेरी करता है, आपको बताऊंगा मैं कि कंपाइलर टू कंपाइलर भी ये सेगमेंट थोड़ा वेरी करते हैं, ठीक है ना। आप अगर अपने कंपाइलर या आपका जो कंपाइलर का वर्जन होगा, भले ही वो जीसीसी कंपाइलर है, तो उसमें ये वाला जो डिफ़ॉल्ट रहेगा ना, क्योंकि आपकी हेडर फाइल में हो सकता है कम फंक्शंस हो, किसी हेडर फाइल्स में ज़्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी टेक्स्ट सेगमेंट और डेटा सेगमेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं फिर से, मैं इधर साइड आता हूँ, बी, यहाँ पर लिखता हूँ इंट जेड इक्वल टू 10, एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया और इसको मैं कंपाइल करता हूं यहां पर फिर से प्रोग्राम को। फिर से देखिएगा इसका साइज देखता हूं कहां पर बढ़ी है, देखिएगा इसका साइज इंक्रीज हो गई है साइज, ठीक है ना। 52 बाइट, हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तीनों ही इनिशियलाइज सेगमेंट में हैं, तो तीनों ही वेरिएबल का एलोकेशन यहाँ पर बता रहा है। इसके अलावा हम लोग आते हैं यहाँ पर बी में एक बार और एक वेरिएबल डिफाइन, इसको मैं अनइनिशलाइज कर देता हूँ, सपोज इन दोनों को अनइनिशलाइज कर देता हूँ मैं, तो इसका ठीक है, दोनों वेरिएबल अनइनिशलाइज हो गए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, कंपाइल किया, रन किया, साइज देखिएगा फिर से हमारे यहाँ पर साइज क्या हो गया, कम हो गया। जो दो वेरिएबल 4 बाइट इंटीजर 4 बाइट ये ले रहा था, 4 बाइट ये ले रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था, तो यहाँ से 4 बाइट कम हुआ तो 48 हुआ, यहाँ से 4 बाइट फिर से कम हुआ दूसरे वेरिएबल का, तो कितना बाइट हो गया 44। वो दोनों 4 बाइट किस पे ऐड हो गए हमारे पास, 8 बाइट पे, तो हमारे पास कितना हो गया टोटल साइज उसका 16। मतलब यदि वो वेरिएबल अनइनिशलाइज है तो वो किस पे जाएगा, BSS में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अनइनिशलाइज वेरिएबल है तो BSS पे मेमोरी उसको मिलेगी, इनिशलाइज हो गया तो उसको DS पे मेमोरी मिलेगी। चलिए फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने दोनों वेरिएबल को मैं यहाँ पर इनिशलाइज कर देता हूँ, दोनों की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू कर देता हूँ 1। ये दोनों किस पे आ गए हमारे पास। अब फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ मैं, कंपाइल हो गया। अब देखिएगा कौन सी मेमोरी हमारी बढ़ेगी, ये वाली बढ़ेगी DS और BSS कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं, BSS से 8 बाइट कम हो गया और इस पे ये एलोकेशन हो गया, तो ये हो गया। यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इस सपोज इंट Z1, तो ये वाला जो है ना, ये वाली जो मेमोरी है वो साइज ऑपरेटर से शो नहीं होती आपके प्रोग्राम पे। देखिएगा कि प्रोग्राम पे जो DS और BSS की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आया, बट उसने भी ऑक्यूपाई मेमोरी किया है। कहां पर ऑक्यूपाई किया उसने, स्टैक में ऑक्यूपाई किया है मेमोरी,
बट वो साइज कमांड के थ्रू डिस्प्ले नहीं होती है मेमोरी, ठीक है ना। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का एक टॉपिक हो गया। इसमें फर्दर डिटेल के लिए मैं आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एडवांस लेवल पे बताऊंगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब होता है तो उसको हम लोग कैसे, मेमोरी लीक्स वगैरह, मेमोरी लीक का टॉपिक होता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बट मेमोरी लीक का टॉपिक है कि मेमोरी लीक से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम लोग अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कोड को। तो वो आगे के आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये आपका हो गया जो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, डायनेमिक वेरिएबल और टेक्स्ट सेगमेंट वाली मेमोरी हो गई। ये सभी मेमोरी आपके हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक और यहाँ पर आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। जैसे मैंने प्रिंटफ पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, तो हेलो वर्ल्ड जब था हमारे पास तो टोटल जो टेक्स्ट सेगमेंट है उसमें मेमोरी कितनी ऑक्यूपाइड हुई थी, 1199। और जब हमारे पास एच ओनली है इस प्रिंटफ में, मैंने हेलो वर्ल्ड से एच ओनली रखा है और सभी स्टेटमेंट मैंने वर्ड जो है वो सभी लेटर्स डिलीट कर दिए, तो हमारे पास जो मेमोरी बचती है एलोकेशन मेमोरी का होता है 1185 बाइट का मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है ना। मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि अगर आप कोई से भी टेक्स्ट सेगमेंट में चेंज करते हैं तो वो मेमोरी टेक्स्ट सेगमेंट में एलोकेशन होगा। स्टैटिक है और ग्लोबल है वो इनिशलाइज नहीं है तो डेट उसमें जाएगा, अनइनिशलाइज है तो BSS में जाएगा, इनिशलाइज हो गया तो वो डेटा सेगमेंट मेमोरी पे जाएगा। लोकल वेरिएबल है वो किसी फंक्शन के अंदर तो वो स्टैक सेगमेंट में जाएगा। और वो डायनेमिक है, मैलॉक कैलॉक का रिलॉक का यूज करके मेमोरी एलोकेशन की गई है तो वो हीप सेगमेंट में मेमोरी का एलोकेशन होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेमोरी लीक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कैसे मेमोरी लीक्स होता है और इन फ्यूचर उसका क्या एडवांटेजेस होते हैं मेमोरी लीक्स के, तो वो न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको न्यू वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।